सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस एक और नए कार्यक्रम में। और एक बार फिर से डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। जय संविधान। मैंने कुछ वीडियो देखे डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी। आई थिंक वो झार छत्तीसगढ़ के ही है, आपने शायद देखे होंगे। एक मिशनरी व्यक्ति हैं, तो उनकी कुछ बातचीत हुई सरकारी लोगों से। तो वो सरकारी लोग आए, उसमें आई थिंक कलेक्टर होंगे या जो भी होंगे, पुलिस भी थी। पांच छह लोग आए और वो फिर उनको बता रहे, संविधान उनको पढ़ा रहे, ये आर्टिकल देखो संविधान का, ये पढ़ो, आप हमारी जमीन नहीं ले सकते। आप जानते हैं उनको कुछ? देखा आपने वो वीडियो कि वो उनको मैं वो आर्टिकल वीडियो पढ़ा नहीं। रहे हैं? आर्टिकल 256 पढ़ा रहे हैं। अच्छा। 256 शायद। आर्टिकल। हाँ हाँ, हल्का वीडियो है, देखा था दो हल्का। सौ हाँ। छप्पन आर्टिकल तो पढ़ा रहे हैं कि जो कार्यपालिका है सरकार की, किसी भी सरकार की, राज्य केंद्र सरकार की, वो जी जी। वर्तमान के कानून और कोई भी कानून, कोई भी विधि, तो आर्टिकल क्या जी कह रहा है कि कोई भी विधि हो, चाहे वो वर्तमान की हो, मतलब वर्तमान के संविधान में, या अन्य विधि, तो अब वो अन्य विधि से जमीन नहीं ले सकती सरकार उनकी मर्जी के बिना। अब उनका पॉइंट बिल्कुल। ये है कि अब सरकारी जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जब इसमें लिखा हुआ है कि किसी कोई विधि, विधि तो है, विधि के हिसाब से हम ले सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जब अन्य विधि लिखी हुई है ना, जो अन्य विधि, तो ये अन्य विधि जी वो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। तो उनको ना समझाना नहीं आ रहा। असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने भी एक मीटिंग अटेंड करी थी। देश में बहुत सारे लोग जो है ना वो संविधान के ऊपर चर्चाएं रख रहे हैं। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि संविधान पे खाली चर्चा रखने से नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं बिल्कुल। मैं उनको बता दूं, तो उसमें एक बात ये भी हुई, तो अधिकारी कहते हैं आप ये वाला आर्टिकल पढ़ो, ये वाला अनुच्छेद पढ़ो। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि संविधान के अंदर जो अनुच्छेद लिखा होता है, अगर उसमें प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोविजो मतलब कि उसके अंदर एक शर्त दी हुई है, तभी कोई दूसरा अनुच्छेद उसको काट सकता है। अन्यथा कोई दूसरा अनुच्छेद उस अनुच्छेद को, कोई दूसरा आर्टिकल उस अनुच्छेद को, उस आर्टिकल को नहीं काट सकता। इसका मतलब एक 256 में अगर लिखा हुआ कुछ और उसमें वो प्रोविजो प्रोवाइडेड ऐसा ऐड नहीं है, तो 256 पूरी की पूरी तरह लागू होगा। संविधान एक्ट्स की तरह नहीं चलता। एक्ट्स में कोई सेक्शन, कोई धारा जो होती है, वो सारी आपस में जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे को काट सकती है। संविधान में जो अनुच्छेद लिखा हुआ उसको दूसरा संविधान का अनुच्छेद भी नहीं काट सकता। दूसरी बात यह कि जो कहते हैं ना अन्य विधि, तो ये जो ट्राइबल क्षेत्र आते हैं, जो अन्य विधि मतलब अन्य कानून, वो समझा नहीं पा रहे, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कस्टमरी लॉ। तो शेड्यूल ट्राइब्स को, जो ट्राइबल एरिया होता है उसमें जो कस्टमरी लॉ है, और कस्टमरी लॉ में वो जमीन पूर्वजों से उनके साथ है, उनके पास है, तो उसके मुझे नहीं लगता कि लीगली आप डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। वो वर्बल पे और सोसाइटी के ऊपर चल रही है। तो एक बड़ी अच्छे जो मैं उनका सुन रहा था, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। हुआ क्या कि जब ये जो प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट पे जो करने का जो सिस्टम सिस्टम आया, तो प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में कभी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं चलती थी। ऐसे चलती थी, हम एक परिवार, कुछ समाज के लोग रहते हैं एक गांव में, जो 100 एकड़ का, 1000 एकड़ का गांव है, और हमारे सदियों से चलते आ रहे थे, हाँ भैया तू उसका, तेरा वो जमीन है, तेरी वो जमीन है, तेरी वो जमीन है। ऐसे ही चलता था पूरी दुनिया में। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, वो डॉक्यूमेंट का जो सिस्टम लेकर आए, और भारत में मुगल भी कुछ लाए, लेकिन वो जो सिस्टम है उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो सिस्टम चलता था, वो विधि जो हमारा संविधान स्वीकार रहा है अन्य विधि के अंदर, मतलब कस्टमरी लॉ के अंदर, कि वो विधि है कि भैया मुझे पता था मेरे चाचा, तेरी ये जमीन है, हमारे चाचा के भाई के लड़के की, हमारे दादा के भाई के लड़के की ये जमीन है, तो ये उसकी है, ये संविधान मान रहा है। ये बात बड़ा ही डेलिकेटेड मामला है। और मैं सबको ये भी कहूंगा कि इनफैक्ट जो इंडियन जूरिस्ट है, जो भारतीय जूरिस्ट है, वो जब भी आर्टिकल्स को की व्याख्या करते हैं, तो वो पूंजीवादी तरीके से और सरकार के दबाव में आके उसकी व्याख्या करते हैं। वो भी गलत है, ध्यान देने की बात है। खैर, आज का जो विषय है, ये विषय अभी हाल ही में कांग्रेस के जो जयराम रमेश थे, उन्होंने ओबीसी के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है।
मैंने भी कुछ कार्यक्रम किए जब से ये शगुफा नया आया है कि भाई जातीय जनगणना होगी। तो ये क्यों हो रही है, जो मेरी अपनी मान्यता है। और अब कांग्रेस ने भी जब ओबीसी के ऊपर एक इतना बड़ा एक कार्यक्रम कर दिया है, तो मैंने तो पहले किया था कि भाई ये पूरा जो मामला है ना, ये सिर्फ ओबीसी वोट बैंक को कब्जा करने के लिए है। अब कांग्रेस ने ये बोला है, हम बीजेपी करेगी नहीं करेगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम इतिहास के मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने ये कहा है कि हमने निरंतर कमीशन बिठाते रहे और राज्य सरकारों को हमने कहते रहे कि आप कमीशन बिठाइए, हमने कमीशन बिठाया और कई राज्यों के अंदर जो है वो रिजर्वेशन आ गया। लेकिन सच सच ये है कि कमीशन बिठाना किसका काम था। मैं यहाँ पर आपसे पहले शुरू करता हूँ डॉक्टर नरेश कुमार जी, जो ये जयराम रमेश जी कह रहे हैं उसके बाद में एक इतिहास के दस्तावेज पे जाऊंगा जो सबको बड़ा पसंद आएगा। तो थोड़ा सस्पेंस उस दस्तावेज के लिए रखते हैं कि कांग्रेस जो कह रही है कि हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस के हम कमीशन बिठाते रहे, हमने तो राज्य को दे दिया, 11 राज्यों में आ गया, अब हम बिठाते रहे, हमने पहले भी बिठाया, हमने बाद में बिठाया। और सत्य तो यह है कि 2005 लगभग 50 साल हो गए, और वो में जाके जो उन्होंने जो है ना ओबीसी को कभी सोचा ही नहीं कि उनको कुछ होना चाहिए केंद्र में। आपकी क्या राय है इस बारे में? आ, अब तक क्या है, ओबीसी को लॉलीपॉप मिलता रहा सभी पार्टियों की ओर से। आर्टिकल 340 340 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है। उसके लिए काका कालेकल कमेटी बना, फिर मंडल कमीशन आया। लगातार पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जो रिजर्वेशन एसटी एससी को मिला उसी समय ओबीसी को मिल जाना था, लेकिन इसकी जाति जनगणना नहीं है, इसकी पूरा गिनती नहीं है। आदि आदि कारणों के नाम से अन्य पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फिर लास्ट में आके मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अभी शिक्षा और रोजगार में 27% रिजर्वेशन मिला। लेकिन आजादी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को जाति के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण। अब तक नहीं मिल पाया। और 2005 में इधर डिक्लेयर हुआ ओबीसी आरक्षण, तो बहुत सारे और भी जो आम आदमी पार्टी के लोग भी, अरविंद केजरीवाल जी भी झाड़ू लेके निकल गए थे। और वो हम क्या, आप झाड़ू लगाएंगे, क्या जूता साफ करना पड़ेगा, नहीं, तमाम तरह का से। लोगों को पता नहीं कि एक संस्था बनी थी 2008 में। तो डॉक्टर नरेश कुमार जी जो बात कर रहे हैं 2005 की, और 5 और 8 में फर्क नहीं होता। 8 में संस्था बनी थी यूनिटी फॉर यूथ फॉर डिग्निटी करके, जेएनयू में, जिसका काम था आरक्षण का विरोध करना। उस संस्था में अरविंद केजरीवाल थे। ओबीसी आरक्षण का विरोध करना प्रमुख था। हाँ, तो जब ओबीसी पे उस समय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी थे केंद्र में, और ओबीसी आरक्षण की बात किया, तो देश भर में बवाल हो गया। जब मंडल कमीशन आ रहा है, तो इधर कमंडल यात्रा भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर रही है। तो मंडल और कमंडल का खेल लगातार चलता रहा, और पूरा दारों अब पूरा कहानी अन्य पिछड़े वर्ग का है, पिछड़ों का है, ओबीसी का है। भाई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तो मिल गया, और आज बड़े पैमाने पे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं, और देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने में इन आरक्षित वर्गों की बड़ी भूमिका है। अब पिछड़ों की पारी आई। आज भी आप देखो, चाहे जेएनयू जेएनयू बहुत बड़ी प्रगतिशील संस्था है, जिसका वाहवाही हम लोग बोलते हैं कि जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां लगातार कम्युनिस्टों का शासन रहा। कम्युनिस्ट वहां प्रोफेसर हुए, कम्युनिस्ट वहां यूथ यूथ संगठन हुआ, और तमाम आंदोलन वहां से हुए। लेकिन आप पूछ लीजिए कितने ओबीसी प्रोफेसर है, नहीं मिलेंगे आपको। प्रोफेसर विवेक कुमार मिल जाएंगे आपको समाज शास्त्र में, गंगा साहेब मीणा और बहुत सारे और भी लोग अनुसूचित जाति जनजाति में मिल जाएंगे, लेकिन पिछड़ों में आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। आप बीएचयू जाए, नहीं मिलेंगे। हैदराबाद चले जाइए, नहीं मिलेंगे।
ले दे के बाद में कुछ प्रोफेसर आए थे, जिसमें भी हम देखते हैं कांचालैया जी, प्रोफेसर चौथीराम यादव और बहुत सारे लोग आए, एकेडमिक की बात कर रहे हैं। तो इधर अब मामला यह था कि अब वोट बैंक खसक खिसक गया। कुछ वोट बैंक आरजेडी में चला गया, वो पिछड़े वोट, बहुत सारे वोट समाजवादी पार्टी में आ गया है, बहुत सारे वोट शरद पवार की पार्टी में आ गए, बहुत सारे पार्टी पूरे देश भर में। क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि एसटी एससी और ओबीसी वोट कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस ने भी ओबीसी को लेकर काम नहीं किया। कांग्रेस के बहुत सारे राज्यों में सरकार थी, वो भी आज भी नहीं किया है। और अभी भी मैं छत्तीसगढ़ में हूं, जहां आज भी 27% आरक्षण नहीं है। केंद्र के जो 27% आरक्षण है, यहाँ भी नहीं, आज भी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो लगभग 40-45% ओबीसी होंगे, 50% ओबीसी होंगे, अच्छी खासी आबादी है पिछड़ों की। तो आजादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना है ओबीसी को, तो लगातार ओबीसी को लेके सभी सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी काका कालेलकर कमेटी बन गया, और कमेटी बना, फिर मंडल कमीशन बना, फिर बाद में वो तो मान्यवर साहब कांतीराम, शरद यादव जी और तमाम लोगों की प्रयास से वो फाइल, मंडल की फाइल खुली, और वही मंडल कमीशन फिर 2 बना, और हम लोग को पिछड़ों को आरक्षण मिला। आज भी ठीक ढंग से इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर संविधान का ठीक ढंग से इंप्लीमेंट अब तक हुआ होता तो भारत दुनिया के सबसे विकसित राज्यों में शुमार होता। रिजर्वेशन के मुद्दे हो, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, न्याय चाहिए सबको, सबकी समान प्रतिनिधित्व तो चाहिए। अब आज भी लोगों को लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोग आएंगे या अनुसूचित जाति के लोग आएंगे, जनजाति के लोग डॉक्टर बनेंगे तो पेट में कैंची कटी डाल देंगे, ठीक से पढ़ाएंगे नहीं, ठीक से चाहे जुडिशरी में जाएंगे तो वहां भी न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये तरह से भ्रम फैला हुआ है। लेकिन जब हम अब ओबीसी और हमारे लोग, बहुत सारे बहुजन जो लोग हैं, जिसको आरक्षित वर्ग के लोग बोलते हैं, एसटी एससी ओबीसी नेता लोग भी आए, वो लोग भी घबराए, ओबीसी आरक्षण को लेके बात करना ठीक ढंग से नहीं समझे, और उन पार्टियों से भी ओबीसी वोट बैंक खिसक गया, बहुत सारे पार्टियों से ओबीसी बैंक खिसक गया। तो अब बीजेपी एक तरह से नरेंद्र मोदी को ओबीसी के रूप में सामने लाया, और नरेंद्र मोदी 2014 में बोला, पहली बार मैं ओबीसी हूं, और मैं जो कुछ हूं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। पहली बार वो ओबीसी चेहरा दिखाया गया, और बड़ा हिट हुआ, और ओबीसी को समर्थन भी मिला होगा निश्चित रूप से। तो अल्टीमेट कहने का आशा यह है कि कांग्रेस पार्टी आज जो बात कह रही है उसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इवन पहली बात तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनुसूचित जाति से, दलित समाज से, वो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब ऐसा है कि पिछड़ों की राजनीति, पिछड़े की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। राहुल गांधी जी लगातार पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आया, और तब वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि ओबीसी लोग जिधर जाएंगे उसकी सरकार बनेगी आने वाला समय में, बड़ी आबादी है। तो अब तो खेल जाति का होगा ही, खुल के खेल होगा जाति का। और चाहे अनुसूचित जाति का मामला हो, जाति का मामला हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का मामला हो, सबको समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की चक्की जो है ना, बहुत धीरे पिसती है, लेकिन अच्छे से पिसती है। तो लोगों में जागरूकता आई है, और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जी। आपने एक बात कही कि अब तो जाति का खेल होगा, खुल के होगा। आपका कहने का मतलब है कि जाति का खेल नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब यह है कि जाति आज तक देश की राजनीति में जाति खुलकर होगी, मतलब उन्होंने खुलकर हिस्सेदारी अपनी, भागीदारी अपनी ली नहीं। यहां मैं 2-3 बातें ऐड करूंगा, फिर मैं अगले प्रश्न पे आऊंगा। सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ओबीसी है कौन, जो कई युवा हैं जो समझ, जिनको पता नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। असल में जो शूद्र, जिनको ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से शूद्र बोल दिया जाता था, वे सारी जो सेवा दे रही थी, अब उसमें क्या है, जो सोने का काम कर रहा है वो भी शूद्र है,
जो तेल का काम कर रहा है वो भी शूद्र है, जो बढ़ई का काम कर रहा है वो भी शूद्र है, जो लोहे का काम कर रहा है वो भी शूद्र है, जो किसानी कर रहा है, किसान को जो फसल उगा रहा है जिसे हम किसान कहते हैं, किसान भी शूद्र है। तो जितनी भी मतलब आप ये देखिए कि जितने भी आज की डेट में जितने भी काम हो रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप सब शूद्र हैं, सब शूद्र है। मतलब जिनके पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश जिस पे चल रहा है, सिवाय आप हथियार उठाएं, सिवाय आप लिखना भी नहीं, लिखना नहीं, सिर्फ यज्ञ करना और वेद पढ़ाना, इन कामों को छोड़ दें और व्यापार करना, ट्रेडिंग और करना। तलवार भांज। हाँ, वो तो है ही, हथियार उठाना, इन तीन कामों को छोड़ दे तो पूरी जनसंख्या शूद्र है। और फिर एक जनसंख्या आदिवासी का है और एक जनसंख्या अंत्यज है। अंत्यज कौन है? शेड्यूल कास्ट। ये तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई। मतलब सारे जो काम, जैसे कहते हैं ना, जिनके कंधों पे, जिनके हाथों से पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, वो ओबीसी है, वो हम आम आदमी है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। ये बात दर्शकों को समझने की है। दूसरी, मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा, फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा कि जाति का खेल। दूसरी जानकारी, जैसे इन्होंने बताया कि कम्युनिस्टों की बात बताई कि जेएनयू में कम्युनिस्ट रहे। देखिए, एक सोशलिस्ट पार्टी थी, कोई मिस्टर रॉय थे, उनके अंडर में वो चलती थी। तो उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने वॉल्यूम एंड उनके राइटिंग एंड स्पीचेस 17 के भाग 3 के अंदर, वॉल्यूम 17 के भाग 3 में दो तीन बातें बताई है। मैं एग्जैक्ट पढ़ के नहीं बताता हूँ। वो कहते हैं कि कांग्रेस क्या करती थी कि जो भी लोग सोशलिस्ट माने समाजवादी, समाजवादी विचारधारा वाले जो भी लोग थे ना, उन पे ये प्रोविजो माने ये शर्त, ये कंडीशन लगाती थी कि आप कांग्रेस सोशलिस्ट बनोगे। समझ रहे हैं? दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यहां तक कि एक बार कोई जवाहरलाल नेहरू ने झंडा उठा लिया था, लाल झंडा। वो रशिया जाके आए थे, कोई साम्यवादियों की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, तो उनको भी उन्होंने चुपचाप करके बिठा दिया। तो वो कहते हैं कांग्रेस का सोशलिज्म जो है ना, वो कांग्रेस सोशलिस्ट होना चाहिए। मतलब वो सोशलिस्ट, मतलब वो समाजवादी विचारधारा उसमें उतनी हो जितनी कांग्रेस को चाहती है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जाति का खेल, अब इसको समझने की बात है, इसको हम समझेंगे। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस कौन है और बीजेपी कौन है, ये बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बताई कि ये जो कांग्रेस है ना, बीजेपी तो बाद में आई है, लेकिन जो कांग्रेस है, ये, वो कहते हैं कि अगर साम्राज्यवाद चला गया, इंपीरियलिज्म चला भी गया, तो वो जो लोग पहले से मजबूत स्थिति में थे, और वो कौन थी? भारत में मजबूत वर्ग, भारत में वर्ग जाति होती है, मतलब वो जातियां जो मजबूत स्थिति में थी, वो फिर सत्ता को पालेंगी। मतलब जो वर्ण व्यवस्था में जिनके पास थी, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वो आ जाएंगी और वो फिर से पूरी तरह से सत्ता को पालेंगी। तो ये कांग्रेस है कि कांग्रेस जाति है, कांग्रेस एक वर्ग है उनका। अब कांग्रेस पे हम आएंगे, लेकिन आप जो कह रहे जाति का खेल होगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि लोग तो बीजेपी को भी समझ नहीं पा रहे। बीजेपी भी कांग्रेस की तरह वही लोग हैं। अगर बीजेपी ये कह देती है कि भाई, प्रधानमंत्री कह देते हैं मैं ओबीसी चेहरा हूं, मैं ओबीसी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जो पार्टी है उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उन्हीं रूलिंग क्लासेस का, उन्हीं का जो वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर रहे थे, उन्हीं का, वो ही तो उसको गवर्न कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। अब आप बताइए कि आप कहते हैं जातियों का खेल होगा, तो कैसे होगा जातियों का खेल? मतलब ये जो जातियां जिनको कांग्रेस भी बेवकूफ बनाती है, या बीजेपी भी, क्योंकि ये तो वो वर्ग ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वो वर्ग है ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो उन्हीं का वर्ग है जो रूलिंग क्लासेस थी, वो रूलिंग क्लासेस जो शासन कर रही थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में के हिसाब से तो सभी वैसे ही है। तो कैसे होगा जातियों का खेल? कैसे आज उनकी के समय पार्टी? में निखिल जी, आज के समय में दलित राजनीति पूरी तरह से फैल हुई है। पिछड़ों की राजनीति एक तरह से फैल हुई है। और एक्चुअली में आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, आरएसएस ने लगातार पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जमीनी स्तर पे रिसर्च किए,
आरएसएस के पास वो डाटा है, कितने तेली आबादी है, कितने कुंभी आबादी है, कितने चमार आबादी है, कितने गोंड आबादी है, कितने भंगी है, कितने नाई हैं। ये आरएसएस के पास अच्छी खासी डाटा है। और उस आधार पे आरएसएस ने जो सामाजिक समीकरण, संतुलन और तमाम तरीके से काम किए वो सफल हुए। और आज आरएसएस ने 100 साल तक, 100 साल हो गया, 100 साल में पूरा चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक उनके विचारधारा का बन गया है। अब मामला ये हुआ कि मान्यवर साहब कांशीराम बोलते बोलते थे, जितनी जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सही मायनों में भाई आरएसएस तो सवर्णों की या ब्राह्मणों की एक तरह से ब्राह्मणवादियों की एक कोर टीम है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम तरह के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम तरह का तो उनकी पार्टी है जो उनके कामों काम करती है। आपने आरएसएस की बात करी, देखिए आरएसएस क्या कर रही है। आरएसएस समाज के दो वर्गों की बात करती है, एक मुस्लिम वर्ग और एक हिंदू वर्ग। मुस्लिम वर्ग तो समझ में आता है कि वो एक वर्ग है, क्योंकि वो अपने मुस्लिम अपने आप में एक क्लास है, एक वर्ग है। लेकिन यहाँ पर वो बड़ी चालाकी से जब वो मुस्लिम वर्ग की बात करती है तो हिंदू वर्ग की जो बात करती है, तो यहाँ बड़ी चालाकी से वो ये मिटा देती है कि हिंदुओं में कौन से वर्ग हैं। तो असल में आरएसएस भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस या बीजेपी करती है। काम तो कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि जब आप तो सिर्फ मुस्लिम वर्ग के खिलाफ हिंदू वर्ग की बात कर रहे हो, लेकिन मुद्दा तो हिंदू वर्ग की क्लासेस का है ना। मुस्लिम्स ने तो पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। मुस्लिम मजबूत वर्ग है, यहाँ के मुस्लिम है वो मजबूत है। आप देखिए, आपको कोई मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हुए, मर्डर होते हुए नहीं दिखते। उनकी जनसंख्या कम है तब भी नहीं होते। कोई इक्का दुक्का केस हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पर दलित महिलाओं के साथ होते हुए मिलेंगे, शूद्र महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ मिलेंगे। आपको कोई वैश्य महिलाओं के साथ नहीं मिलेंगे, क्षत्रियों की महिलाओं के साथ नहीं मिलेंगे, ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ नहीं मिलेंगे। तो जो पूरा क्लास है, जो वर्ग है, वो तो मुद्दा ही घुमा देती है ना हिंदू मुस्लिम करके। मामला ये है कि तो पूरा भाई स्टालिन की पार्टी द्रविड़ आंदोलन और उस तरह से पेरियार को लेकर बात कर रहे हैं। अब मामला यह है कि हिंदी पट्टी, क्योंकि साउथ में साउथ में रीजनल पार्टी बहुत मजबूत है और उनका वोट बैंक है, वो जातीय आधार पे और सामाजिक संतुलन के आधार पे काम कर रही है। अब मामला यह है कि हिंदी पट्टी जो है एक तरह से पूरा, तो कांग्रेस से, अगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को ठीक से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व देता तो आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। मैं इस पे दलित राजनीति करने वाले पार्टी बसपा को भी घेरे में लाता हूं। बसपा में एक भी ओबीसी चेहरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बसपा उत्तर प्रदेश की पार्टिकुलर एक कम्युनिटी की पार्टी होकर रह गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस बिहार में सामाजिक न्याय कर रही है, बंगाल में करी, सभी जगहों पे कांग्रेस करी। और कांग्रेस पार्टी 2023 के राष्ट्रीय अधिवेशन जो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस में 50% सीट आरक्षित किया था, पार्टी के अंतर्गत आरक्षित किया। एसटी एससी ओबीसी के लिए पार्टी के अंतर्गत पहली बार आरक्षण नियम लागू किया। ऑफिस बेयर्स होंगे वो आरक्षित एसटी एससी ओबीसी को होगा। तो इसको गंभीरता से तो लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझ आ गई है, जो बीजेपी लंबे समय से सामाजिक समरसता की जो बात करती है, एक तरह से अम्बेडकरवादी बाबा साहब अब बहुजन विचार लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, उसी को बारिश से बीजेपी समरसता बोलते हैं। सभी जाति को संतुलन हो, बैठो उठ करे। लेकिन जो उसका जो ब्रेन वॉश वाला जो कहानी है वो अलग है। तो मैं कहने का आशा यह है कि अब पूरा खेल जाति का सभी पार्टियों में है, और जो सामाजिक वो पार्टी के अंतर्गत सही मायने में रिप्रेजेंटेशन देगा। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी, पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं आज की तारीख में इतने लंबे समय बाद। तो भारतीय राजनीति में जाति संतुलन पे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति की बात किया, मान्यवर साहब जाति की बात किया, तो लोग उसको जातिवादी समझे। भारत में एक्चुअली में जाति भारत की खोज है, भारत में ही पाई जाती है। अब भारतीय कुछ लोगों की खोज है जाति जो बनाई गई है,
जब तक जाति पे हम बात नहीं करेंगे खुल के, तो सामाजिक न्याय आएगा नहीं, समतामूलक समाज बनेगा ही नहीं। जो जाति का हमारे पास कुत्ते का डाटा है, बिल्ली का डाटा है, ठीक है, घास का डाटा है, पेड़ पौधे की डाटा है, कितना पेड़ है सौगौन, कितना पेड़ साल का है, इसका हमको हमारे पास डाटा है। पशु पक्षियों की डाटा है। तो जाति की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आने वाला समय निश्चित रूप से पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, बहुजनों आदिवासियों का होगा, क्योंकि अब अब सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म में पिछड़ों को भी, जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी समझ आ रहा है, अनुसूचित जाति के लोग को भी समझ आ रहा है, जनजाति के लोग भी समझ आ रहे हैं, और लोग जान रहे हैं कि ये पार्टी के विचार क्या है, फलां पार्टी का क्या विचार है, कांग्रेस पार्टी क्या विचार है, भारतीय जनता पार्टी कौन सा विचार है, बहुजन समाज पार्टी का कौन सा विचार है, जेडीयू का कौन सा, आरजेडी का क्या विचार है, लोग सब जान रहे हैं। लेकिन उनको ठीक ढंग से प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो चिपक चिपक कर रखे हुए हैं। जिस दिन ठीक ढंग से प्लेटफॉर्म उसको मिल जाएगा तो लोग अपनी अपनी पार्टी भी बनाएंगे। हमारे पास और भी आगे विकल्प है, रीजनल पार्टियां भी बन रही है। और लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में साहू समाज का सम्मेलन हो रहा है, कुर्मी समाज का सम्मेलन हो रहा है, लोधी समाज का सम्मेलन हो रहा है, अहिर यादव समाज का सम्मेलन हो रहा है, वहां बातचीत हो रही है। हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतना सीट चाहिए साहू समाज को, इतना सीट चाहिए कुर्मी समाज को, इतना सीट चाहिए यादव समाज को। बीजेपी में भी मांग हो रही है, वहां के जो अध्यक्ष हैं वो लेटर हेड में लिख रहे हैं। हम जाति को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाति का जो समझ है वो विकसित हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बैठ उठ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और सभी लोग शिक्षा में, चिकित्सा में, जुडिशरी में, राजनीति में भी ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और ये तो बात अभी निकली है तो दूर तक जाएगी। और आने वाला समय पिछड़ों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए एक स्वर्णिम समय आएगा। मजबूरी हो जाएगी। अब अभी तो रबड़ स्टैम्प की तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पेश कर रहे हैं कि ये देखो आदिवासी हैं आपके राष्ट्रपति, ये देखिए आपका जज राष्ट्रपति बुद्धिस्ट है, आदिवासी हैं, ये आपका प्रधानमंत्री ओबीसी है। वो समझता है पार्टी बेलाज से बंधे हुए चुप है, लेकिन पार्टी बेलाज के बाहर जब बैठते उठते हैं तो ये बात तो हो रही है। अब वो समस्या समझ रहे हैं, वो पीड़ा समझ रहे हैं, वो राजनीति में रहते हुए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समाज में बैठ के बोल रहे हैं। और इसी समस्या को पुनः पेक्टा में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। और जो दो मताधिकार की जो बात कही थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि हम भाई आरक्षित वर्ग से लोग चुन लेंगे, अनुसूचित जाति सीट से हम तो लेंगे, लेकिन वो आपके समाज की बात नहीं करेगा, वो पार्टी की बात करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मान्यवर साहब कांसीराम भी बोलते थे। लेकिन अब जब टेस्ट एसटी एससी ओबीसी को जब टेस्ट मिल जा रहा है आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का, तो ठीक है, वो बीजेपी की ओर से बयान जारी, बीजेपी के पार्टी के ऑफिस बिनर से अलग विचार नहीं रख रहे हैं, या कांग्रेस की विचार पार्टी बिनर से अलग विचार नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो नेता चुन रहे हैं कम से कम उसके आसपास कुछ लोग का तो तमाम मामलों में भला भी हो रहा है। जो उसके पीए बन रहे हैं, सेक्रेटरी बन रहे हैं, कुछ गाड़ी घोड़ा में घूम फिर रहे हैं, तो वो विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का तो सुख देख रहे हैं। और ये आने वाला, कुछ लोग तो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री खोल दे रहे हैं इसी में। ठीक है, कोई नेता अगर बन गया, एमपी बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन उसके और लोग जो मामा ताऊ फूफा, कुछ लोग तो उसका भला हो रहा है। और कोई बहुत सारे लोग अच्छे जगहों पे पढ़ लिख रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, जेएनयू में सफर चले गए हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भी पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग। तो अब पूरा खेला जाति का होगा, क्योंकि 50 साल से ऊपर हो गया आदि के बाद एसटी एसटी को मिल गया लाभ, ओबीसी को रोका गया, क्योंकि ओबीसी, पूरा खेल ओबीसी का है। ये जाति व्यवस्था में जो अछूत बनाया गया था, निखिल जी, मैं कुछ और बात इसी माध्यम से सामाजिक न्याय की बात करूंगा। जाति व्यवस्था में जो अछूत, अनटस्ट जो बनाया गया था, पिछड़ों के लिए था। सवर्ण आपको छुआछूत वाला भाव नहीं, वो तो जानता है कि छुआछूत ये तो पॉलिटिकल कहानी है। ये पिछड़ों को दलितों से मिलने के लिए, पिछड़ों को आदिवासी से मिलने के लिए ये छुआछूत का भेदभाव रखा गया था। लेकिन अब पिछड़े लोग, जो अन्य पिछड़ों के लोग पढ़ लिख रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो जान रहे हैं चीजों को,
इस ये छुआछूत और गैर बराबरी सब बकवास है। और ये मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था, ये सब फालतू उलझुल बातें हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बाबा लोग भी, जो बाबा जो बहुत सारे बाबा लोग आते हैं जो बयानबाजी बकबक करते हैं। आज भी छुआछूत, गोबर पियो, मूत्र पियो, और छुआछूत को खुलेआम बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, बाकी लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। तो ये दुकान लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लोग अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और तेजी से जागरूकता, इंटरनली जागरूकता आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। अलग अलग जाति का, मैं तो पत्रकारिता पढ़ाता भी हूँ, जी। अलग अलग जातियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां चर्चा हो रहा है। अब कब जी। तक आप दिमाग में गोबर और पेशाब डालते रहेंगे लोगों को? तो आप क्लास बंद, आप क्लास पढ़ाना बंद करें, सोशल मीडिया चल रहा है। जब तक सोशल मीडिया चल रहा है, ग्लोबल नेटवर्किंग चल रहा है, वैश्वीकरण चल रहा है, तो ये वैश्वीकरण, उदारीकरण जो है बहुजनों के लिए खासकर फायदेमंद रहा है। जी निखिल जी। मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाह रहा हूँ कि एक, जो कोई भी पार्टी, चाहे बीएसपी हो चाहे कोई भी, जो ये कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर देश के अंदर ईसाइयों की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या आप पूरे ईसाइयों को पूरे देश का राज दे दोगे? अगर देश में वैश्यों की संख्या ज्यादा हो गई, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोल्यूट लगता है। जरूरी नहीं है संख्या ज्यादा हो तो काम करने वाले लोग जो हैं वो ऑनेस्ट हो। खैर, मैं अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, जैसे आपने कांग्रेस का बताया और आपने ये भी अभी बात करी कि कौन है जो खा रहा है, कौन है जो छुपा रहा है, कौन है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहा। मैंने अपने फिल्म इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हुआ तो मैंने बाद में देखा, जब ओबीसी आरक्षण आया तो बहुत से ऐसे नाम आए स्टूडेंट्स के जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, तो नए नए स्टूडेंट्स को मिला। तो अब बात यह है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो अपना इस्तीफा दिया, वो अपने इस्तीफे में उसके कई कारण उन्होंने लिखे। तो उनमें से एक कारण ये लिखते हैं कि द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो कहते हैं, आई विल नाउ रेफर टू अनदर मैटर दैट हैड मेड मी डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, इट रिलेट्स टू द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग। तो मैं वो अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट, कि मेरा एक जो कारण है वो ये मैटर ये है कि कांग्रेस ने जो है ना शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो ट्रीटमेंट किया है। तो कहता है, आई वॉज वेरी सॉरी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्बॉडी एनी सेफ गार्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। साफ वो लिख रहे हैं अपने इस्तीफे में कि आई एम वेरी सॉरी, कि मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि संविधान के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के जो सेफ गार्ड है, जो उनके बचाव, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना होगा कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं लिखा गया, वो बाद में डाला गया है। यही जयराम रमेश कह रहे थे, हमने बाद में डाला। आई इट वॉज लेफ्ट टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी ये गड़बड़ है, यही मेन है जो मेरा मुद्दा था ना, जो मैंने उसका भाषण सुना उनका, जयराम रमेश का, बार बार यही कह रहे थे हमने डाला बाद में। लेकिन यहाँ बाबा साहब तो अपने इस्तीफे के टाइम पे 1953 में कह रहे थे कि आपने संविधान में क्यों नहीं डाला बैकवर्ड क्लासेस का। अब जयराम और रमेश कह रहे हैं हमने राज्यों पे छोड़ दिया कि वो कमीशन बिठाएंगे। अरे भाई, सत्ता में आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 50 साल तक बिठाया नहीं, और आप कह रहे हैं हमने राज्यों पे छोड़ दिया। ये बात लोगों को समझने की है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों की सरकार से ज्यादा शक्तिशाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता कि जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इतने सारे जिसे कहते हैं शूद्र, वो सब केंद्र की सत्ता में आते, तो हर डिपार्टमेंट में जाते, वो बैंकिंग में जाते, वो सीआरपीएफ में जाते, वो आरपीएफ में जाते, वो इंडस्ट्रीज में जाते, वो कोल्स में जाते, वो माइनिंग्स में जाते, वो पेट्रोलियम में जाते। 50 साल तो आपने उनको बाहर कर दिया, 50 साल तो आपने शिक्षा से बाहर कर दिया। और अब कह रहे हो आपकी भैया हमने तो स्टेट को बोल दिया, हमने स्टेट पे बिठा दिया, हमने स्टेट पे बिठा दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री तो स्टेट के अंडर में नहीं आती, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट के अंदर नहीं आती, आर्म फोर्सेस स्टेट के अंदर नहीं आती। तो बेवकूफ बना रहा कांग्रेस तो सीधी सीधी। और अब वो कह भी रही है कांग्रेस कि हम आपको इतना दे भी देंगे पार्टी में रिजर्वेशन, बीजेपी भी ये बोल दे, तो मुद्दा ये है कि ये पार्टियां तो वही क्लास है ना। तो आखिरकार बैकवर्ड क्लासेस, डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, ऐसा एक बैकवर्ड क्लास अपना फेडरेशन बनाए, सब मिलके जातियां, ये भी तो कर सकते हैं ना। क्यों इनके रहमो करम पे रहेगी? तो बेवकूफ बनाते रहे इतने सालों से। ये तो मैंने इतिहास बता दिया, कांग्रेस का इतिहास बता दिया। ये बेवकूफ बनाते रहे, डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिख दिया बैकवर्ड क्लासेस का, इन्होंने डाला क्यों नहीं डाला इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 साल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बहस में करते रहे, इनको तब ध्यान नहीं आया बैकवर्ड क्लासेस का।
और डॉक्टर अम्बेडकर जी आगे ये भी लिखते हैं कि छोटे छोटे बिल ये पास करते रहे, मैं इनको बोलता रहा कर दो कर दो कर दो, ये छोटे छोटे बिल पास करते रहे, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस का इन्होंने नहीं किया। तो राजनीति है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कब राजनीति से बाहर आएंगे। मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे, समय कम हो रहा है, हम इस पर आगे चर्चा नहीं, करेंगे। नहीं राजनीति नहीं, लोग, समय लोगों कम, की, समय कम है, नहीं मुझे नहीं, मामला खत्म करना ये है। पड़ेगा। हाँ, बंद करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। सब ठीक। हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस पर चर्चा जारी रखूंगा डॉक्टर नरेश कुमार जी से, जो रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और आपने दर्शकों को अपने विचार दिए। मैं निखिल सबदाने चाहता हूँ कि आप भी यदि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी वर्ग की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ले सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी की। मेरा नंबर नोट करें, 8527533051, 8851188170, 8447913116, और हमारी बुक्स की वेबसाइट है nspmart.com। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जोहर।